A very good morning, everyone. So, today we are going to discuss the chapter Why Do Fallen, chapter number 4 of class 9 biology. So, let's start with it. सबसे पहले हमको जानना है हेल्थ क्या होती है. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? तो एक स्टेट जिसमें कि हम फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से कंप्लीटली फिट हो, देन विल बी नोन एज हेल्थी. इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ का? हमारी जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो प्रमोट होती है, अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है. हमारा जो एटीट्यूड है वो हैप्पी रहता है, चीयरफुल रहता है. हमारे जो बेटरमेंट वाले इनिशिएटिव्स होते हैं वो स्टार्टअप हो जाते हैं. हमारा जो एडवर्सिटीज के साथ कोप अप करने की एबिलिटी है ना, वो अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, हेल्दी है अगर हम तो. अभी हमारे पास एक और टर्म आती है हेल्थ से सिमिलर बट डिफरेंट. क्या? डिजीज फ्री. तो डिफरेंस जान लेते हैं क्या है. अगर कोई हेल्दी पर्सन मैं कंसीडर करती हूँ तो वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से कंप्लीटली फिट होगा. बट अगर मैं डिजीज फ्री पर्सन कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे देखो, डिजीज का मतलब ही क्या है? डिस डिस का मतलब कोई चीज एब्सेंट है, तो एब्सेंस ऑफ. ईज मतलब क्या होता है? कंफर्ट. तो एब्सेंस ऑफ कंफर्ट, फ्री. देखो, फ्री भी आ गया, एब्सेंस भी आ गया, तो मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कंफर्ट होगा. तो जब हम कंफर्टेबल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है हम फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होंगे, नॉट एट ऑल. यहाँ पे यही डिफरेंस की बात आती है. डिजीज फ्री पर्सन कंफर्ट में होगा, डिजीज से डिजीज उसकी बॉडी में नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा उसकी बॉडी में. बट हेल्दी पर्सन में डिस्कम्फर्ट तो है ही या नहीं. एडिशनली वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट भी है. आई होप यू गॉट इट. उसके बाद जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्दीनेस किस पे डिपेंड करती है? इंडिविजुअलिटी पे, एज वेल एज उसके एनवायरमेंट पे, चाहे फिजिकल एनवायरमेंट हो चाहे सोशल एनवायरमेंट हो, सभी चीजों पे डिपेंड करती है. बट अगर मैं डिजीज फ्री पर्सन कंसीडर करूं तो वो सिर्फ उसकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करेगा. और कोई भी हेल्दी पर्सन है वो डिजीज फ्री होगा ही होगा. बट डिजीज फ्री पर्सन के लिए जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी होगा, नहीं होगा. इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं इजीली. कोई भी हेल्दी पर्सन है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ हेल्दीनेस. ये वाइट सर्कल इज ऑफ हेल्दीनेस. और जब भी मैं दूसरा सर्कल बनाऊंगी, दैट सर्कल इज ऑफ डिजीज फ्री. तो ये जितना भी एरिया है ये है डिजीज फ्री का. और ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है दैट इज फॉर हेल्दीनेस. तो जितने भी हेल्दी पर्सन है दिल बी डिजीज फ्री, श्योरली दिल बी डिजीज फ्री. बट हमारे डिजीज फ्री पर्सन सारे हेल्दी नहीं होंगे. आई होप यू गॉट इट. इट्स क्लियर, आई होप सो. उसके बाद हमारे पास दो और सिमिलर टर्म्स आती हैं बट डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? साइंस और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? देखो, जो साइंस होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस है पेशेंट की हेल्थ की, बट सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव एविडेंसेस. अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है मैम? यहाँ पे जो साइंस है ना वो पेशेंट से खुद ही ऑब्जर्व कर सकता है और डॉक्टर भी ऑब्जर्व कर सकता है, दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ पेशेंट ऑब्जर्व करेगा, पेशेंट फील करेगा. गॉट इट? कैसे एग्जांपल दो मैम? नोजिया है, हेडेक है, स्टमक एक है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें हमारी सिम्टम्स के अंदर आती है. हमारे डॉक्टर फील नहीं कर सकता मेरे सिर में दर्द है, बट अगर मैं मेरी स्किन पे रैशेज है, अगर मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ, वो सारी चीजें डॉक्टर फील कर सकता है. सॉरी, फील नहीं, डॉक्टर देख सकता है, राइट. और ये जो साइंस है वो पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बता देते हैं. हाँ भाई ये डिजीज है, रैशेज है मतलब मम्स जैसा कुछ होगा, राइट. बट यहाँ पे जो सिम्टम्स है ना वो ये बता देते हैं हाँ डिजीज है, बट ये नहीं बता पाते
कौन सी डिजीज है। अभी हेडेक बहुत सारी डिजीज में कॉमन है, फीवर बहुत सारी डिजीज में कॉमन है, बट ऐसा तो नहीं है कि यही डिजीज पर्टिकुलर हम बता सकते हैं इसी डिजीज में, राइट। तो सिम्टम्स प्रेजेंस ऑफ डिजीज बताते हैं, साइंस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बता देते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिजीज, कौन से बेसिस पे, कॉजेटिव एजेंट के बेसिस पे, कौन कॉज कर रहे हैं। फंगल, फंजाई कॉज कर रहे हैं। बैक्टीरियल, बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ कॉज कर रहे हैं। हेलमिंथिक, हेलमिंथ्स कॉज कर रहे हैं, वर्म्स कॉज कर रहे हैं। वायरल, वायरसेस कॉज कर रहे हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेराई कॉज करता है। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज करता है। पेप्टिक अल्सर्स, हेलिकोबैक्टर पाइलरी कॉज करता है। टेटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई कॉज करता है। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कॉज करता है। पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस कॉज करता है। डायफ्टेरिया, डायफ्टेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डायफ्टेरिया कॉज करता है। एंथ्रिक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है। एक्ने, स्टेफिलोकोकाई कॉज करता है। सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम। गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया। ये जो हमने लास्ट की 3 डिजीज पढ़ी है ना, ये एसटीडीज है। एसटीडीज क्या होती है भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। These are STDs. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी। लेप्रेसी कौन, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया। तो रिकॉल टेस्ट हो गया। देन इज वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस के एग्जांपल्स लेते हैं। एड्स से HIV वायरस कॉज करेगा। जेनाइटल हर्प्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। जेनाइटल वॉर्ड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अभी हमने यहाँ पे तीनों जो स्टार्टिंग में पढ़ी है ना, ये रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब STDs है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। ओके। उसके बाद मम्स, पैरामिक्सोवायरस, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एन्सेफेलाइटिस, अर्बोवायरस, सार्स कोरोना वायरस, मीजल्स, रूबियोला वायरस, रेबीज, रेबीज वायरस, पोलियो, एंटेरो या फिर पोलियो वायरस बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस और डेंगू, डेंगू वायरस। ये थी वायरल डिजीजेस। अभी अगर हमको क्लासिफाई करना हुआ कि डिजीज लंबी ड्यूरेशन तक चल रही है या शॉर्ट ड्यूरेशन तक चल रही है, उसके बेसिस पे तो 2 पार्ट्स में कर सकते हैं हम क्लासिफाई। फर्स्ट वन एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट जो छोटे टाइम तक चले, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक जो लंबे टाइम तक चले, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही डिफरेंस है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर कोई पर्सन है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीज हुई है, तो क्या वो देर तक, बहुत महीनों तक, हफ्तों तक, देर तक वो ट्रीटमेंट करवाता रहेगा क्या? नो, नहीं करवाता रहेगा। जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं सेल्डम रिकवरी होती है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट रिकवरी हो पाती है। और अगर ड्रास्टिकल इफेक्ट्स की बात करूं तो एक्यूट में तो बहुत कम होंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन है। क्रॉनिक में इतनी लंबी देर तक, इतनी लंबी ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में वो कोई वायरस रह रहा है, बैक्टीरिया रह रहा है, फंजाई रह रहा है, कुछ भी रह रहा है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट्स कॉज करेगा, ड्रास्टिकल इफेक्ट्स कॉज करेगा हेल्थ पे। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो चिकन पॉक्स, मीजल्स, डायबिटीज एंड ट्यूबरकुलोसिस। The next classification of diseases is on the basis कि डिजीज बाय बर्थ प्रेजेंट है कि बाय बर्थ नहीं है, हमने बाद में आके एक्वायर करी है। बाय बर्थ है तो कंजेनाइटल, अगर बाय बर्थ नहीं है, बाद में एक्वायर करी गई है, तो एक्वायर्ड डिजीजेस। कंजेनाइटल के एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। और यहाँ पे जो एक्वायर्ड है ना, इनके हम एग्जांपल ले ले, मान लो ट्यूबरकुलोसिस, ना, सिंपल। अभी जो एक्वायर्ड डिजीज है उसको हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं क्लासिफाई, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। उसी के बारे में डील करते हैं अभी हम। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, बट नॉन कम्युनिकेबल नहीं होंगी, नॉन इन्फेक्शियस नहीं होंगी।
अभी जो ये स्प्रेड हो रही है किन किन मीडियम से हो सकती है? वाटर, फूड, एयर, माइटबॉर्न, सॉइल, वेक्टर, इन सभी मीडियम से हो सकती है। ये किसी भी मीडियम से स्प्रेड नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन कोल्ड एयरबॉर्न, इन्फ्लुएंजा एयरबॉर्न, ट्यूबरकुलोसिस एयरबॉर्न, ये सारी स्प्रेड होती है हमारे पास वन पर्सन से दूसरे पर्सन। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल कैसे होती हैं? जब हमारी जीन्स में डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, तब ये हमारी बॉडी में आती है। अगला हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस कि कहाँ से वो एंटर कर रही है, उस चीज के बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कैसे कर सकते हैं। स्किन है, स्किन से एंटर कर रही है तो टेटनस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर कर रही है तो ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से कर रही है तो एड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कर रही है तो टाइफाइड, कॉलेरा। ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल है डिजीजेस के ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री। तो अभी ऑन द बेसिस की वो डिजीज कैसे स्प्रेड हो रही है, कौन से मीडियम से वो स्प्रेड हो रही है, उसके बेसिस पे कैसे करें। पहला है एयरबॉर्न डिजीज, एयर से स्प्रेड हो रही है। फूडबॉर्न, फूड से स्प्रेड हो रही है। फोमाइटबॉर्न, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से स्प्रेड हो रही है। सॉइल बोर्न, सॉइल से स्प्रेड हो रही है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हमारे वेक्टर, एनिमल वेक्टर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रही है भाई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। अभी जो डिजीजेस एनिमल वेक्टर से ट्रांसमिट होती है उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पैथोजन प्लाज्मोडियम वेक्टर इज एनोफिलिस मॉस्किटो, डिजीज कॉज करेगा मलेरिया। यहाँ पे एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को लेके जाएगा और किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में मलेरिया कॉज करेगा। क्यूलिक्स मॉस्किटो वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी को लेके जाएगा और किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में फाइलेरियासिस कॉज करेगा। फिर एड्स मॉस्किटो भी डेंगू वायरस को लेके डेंगू कॉज करेगा। फ्लीबोटमस या सेंट फ्लाई भी लिशमीनिया को लेके काला अजहर कॉज कर देगी। उसके बाद ग्लोसिना सीसी फ्लाई ट्रेपोनेमा ट्रिप्नोसोमा को लेकर स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देगी। उसके बाद कुछ रेबीड एनिमल्स होंगे, वो रेबीज वायरस को अपने साथ लेके रेबीज कॉज कर देंगे। तो ये हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। अब हमको जानना है कि वो डिजीज कॉज कैसे होती है। अभी हमने इतनी सारी जानकारी ले ली डिजीज के बारे में कि वो हमारी स्प्रेड कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है। अभी हमको जानना है कि वो कॉज ही क्यों होती है डिजीजेस। तो दो टाइप के कॉज हो सकते हैं, इमीडिएट या फिर कंट्रीब्यूटिंग कॉज, ये या फिर थर्ड लेवल ऑफ कॉज। तो जो इमीडिएट कॉज होता है ना, वो हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली उस डिजीज को कॉज कर रहे हैं, इसको हम प्राइमरी कॉज बोल देते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं ना, या फिर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स, या फिर डिफेक्ट इन जीन्स, इन चीजों की वजह से ये स्प्रेड अप होती हैं, कॉज होती हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग कॉज, ये जो कॉजेस हैं ये हमारे लोगों को प्रोन कर देते हैं कैच करने के लिए, मतलब उसकी तरफ बढ़ावा देते हैं कि डिजीज को कैच करने के लिए। इसको हम सेकेंड लेवल ऑफ कॉज और थर्ड लेवल ऑफ कॉज में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग कॉज को इनटू थर्ड लेवल ऑफ कॉज, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज। जो सेकेंड लेवल ऑफ कॉज होता है वो हमारी पुअर हेल्थ उसमें आ जाती है, अंडर नरिशमेंट और जेनेटिक डिफरेंसेस उसके अंडर आ जाते हैं। और थर्ड लेवल ऑफ कॉज में पुअर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, पॉवर्टी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये सभी फैक्टर्स हमारी डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। अभी हमको जानकारी लेनी है पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। पेप्टिक अल्सर्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि पहले लोग इसके बारे में सोचते क्या थे। तो अर्लियर टाइम में क्या था, ऐसे सोचते थे कि जो ये डिजीज है ना पेप्टिक अल्सर्स, ये कॉज होती है बाय रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स और डे टू डे स्ट्रेस की वजह से, इन कारणों की वजह से। और इस कारणों से हमारा जो HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में, सिक्रीशन स्टमक में इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। फिर हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल, इन्होंने कॉजेटिव एजेंट ढूंढ लिया
पेप्टिक अल्सर का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और इन्होंने बताया कि ये एक स्मॉल कर्व बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है बहुत सारे पेशेंट्स के, जिनको भी पेप्टिक अल्सर। इन्होंने पाया कि ये जितने पेशेंट्स है पेप्टिक अल्सर के, सभी के पेट में प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। तो इन्होंने इसके लिए एक ट्रीटमेंट भी बना दिया। क्या बनाया? एक अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक इन्होंने डिस्कवर कर दी, एंड हेंस दे टर्न अ क्रॉनिक डिजीज जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था इनटू एन एक्यूट डिजीज जिसका ट्रीटमेंट मिल गया। इसीलिए उनको एक नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हम हमारी जो डिजीज कॉज हुई है, अभी उनका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए। उनको हम या तो उनके इफेक्ट को रिड्यूस करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको किल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जो हम इफेक्ट रिड्यूस कर रहे हैं उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर बेड रेस्ट दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या, जो सिम्टम्स है उस डिजीज के उसको ट्रीट कर दें, डिजीज ट्रीट हो जाएगी, बट इसमें टाइम लगता है। एंटीबायोटिक मतलब जो फीवर है उसको रिड्यूस कर दें। एनाल्जेसिक में हम पेन को कंट्रोल करने वाली दवाइयां ले सकते हैं। एंटी एलर्जिक में एलर्जिक रिएक्शंस को रिड्यूस करने वाली दवाइयां। एंटी डायरियल में लूज मोशंस को कंट्रोल करें। और एंटीमेटिक में नोजिया, वोमिटिंग, इनको हम रिलीव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे सिम्टम्स तो ट्रीट हो जाएंगे नॉर्मली, ग्रेजुअली हमारी डिजीज भी ट्रीट हो जाएगी। बेड रेस्ट अगर हम दें तो हमारी जो स्पीडी रिकवरी है उसको लीड करता है ये, ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी कंजर्व हो जाए। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं तो हम कुछ ये एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी प्रोटोजोन ड्रग्स और एंटी हेलमिंथिक या वर्मिसाइड्स, ये चीजें ले सकते हैं। हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स में हमारे बैक्टीरिया किल होते हैं, हमारे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी फंगल फंजाई को मारते हैं और एंटी प्रोटोजोन मारते हैं प्रोटोजोआस को। एंटी हेलमिंथिक हेलमिंथ्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कि हमारे जो डिजीजेस हैं हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं बट प्रिवेंट करने के भी कुछ तरीका होगा। तो फर्स्ट आता है जनरल बेस, जिनको फॉलो करके प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी डिजीज को। तो दो तरह के मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ और पर्सनल हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अगर हम फॉलो करें तो उसमें ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए ताकि हमको कंटाजियस एयरबॉर्न डिजीजेस ना हो पाए। सैनिटेशन प्रॉपर हो ताकि वेक्टर और फूड बॉर्न डिजीजेस ना हो पाए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो ताकि वाटर बॉर्न डिजीजेस ना हो पाए। और अगर मैं बात करूं पर्सनल हेल्थ मेजर्स की, तो न्यूट्रिशन अच्छे से लें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर पाए, डोमेस्टिक हाइजीन अच्छा रखें, एक्सरसाइज रिलैक्सेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और जो एडिक्शंस हैं उनसे फ्रीडम, मतलब एडिक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए किसी चीज की। एयर, फूड, वाटर, सारी चीजें क्लीन हमको कंज्यूम करनी है। तो हम हमारी जो प्रिवेंशन है उसको जनरल वे से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्पेसिफिकली हम किसी डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि वही डिजीज हमको प्रिवेंट करनी है तो हम क्या करें। वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन मतलब कि कोई भी वैक्सीन है उसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो प्रोसेस होगी हमारी वैक्सीनेशन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जो हमारे पास पोलियो है, पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो का टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों को टिल 7 years of age, टिल 5 years of age, आई थिंक सो। तो वो किस लिए होता है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट, वो जो पोलियो वायरस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना पाए। एंटीबॉडीज अगर उसने बना ली तो अच्छे ट्रिगर कर देगी इम्यून सिस्टम को। जब भी वो वायरस दोबारा एंटर करेगा हमारा जो बॉडी है, फिर अच्छे वे में रिस्पॉन्ड कर पाएगा, उस वायरस को अच्छे से लड़ पाएगा। ये वैक्सीनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें वैक्सीन तो एडमिनिस्टर होगी, बट जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा दैट विल बी द
by the process of immunization. The response generated by a body in result of the administration of vaccines. उसके बाद हमारे पास आता है जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है और इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? वैक्सीनेशन में हमारे पास वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, बट जो हमारी इम्यूनाइजेशन है उसमें हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है इन रिस्पॉन्स टू द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हमारे पास सिर्फ वैक्सीन एडमिनिस्टर हुई, उन एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन की वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, उस रिस्पॉन्स की वजह से जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनी है ना, उस एंटीबॉडीज बनाने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं इम्यूनाइजेशन। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारी एक एडवर्ड जेनर की स्टोरी आती है, उसको हम देख लेते हैं। ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप करी थी। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप करी थी। कैसे करी थी? इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था कि जो मिल्कमेड्स है ना, उनके ऊपर जिनको काउपॉक्स वाली बीमारी है, तो उनके पास माइनर लीजन्स होते हैं उनकी बॉडी पे, बट इसीलिए उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाता, जबकि जो एपिडेमिक फैली हुई थी स्मॉल पॉक्स की। तो इनकी ऑब्जर्वेशन जो ये थी, इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप कर दी काउपॉक्स लेजन से, कि जो काउपॉक्स उनको था ना, इस वजह से उनको माइनर लेजन्स थे, उस माइनर लेजन्स की वजह से स्मॉल पॉक्स नहीं हो पा रहा था। तो उन माइनर लेजन्स की हेल्प से उन्होंने, काउपॉक्स लेजन्स की हेल्प से उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप कर दी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो ये जो बीमारी है वो हट गई। सो स्मॉलपॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू काउपॉक्स वायरस, इसीलिए ये जो लेजेंड्स है, काउपॉक्स लेजेंड्स है, इनकी वजह से स्मॉलपॉक्स के लिए वैक्सीन बन पाई। और हमारे पास जो वैक्सीन टर्म है, it had been derived from a Latin word that is vaccinia, that means cowpox only. Thank you all. This was all about this chapter. We'll meet in the next class with some other topic. Till then, keep learning and keep enjoying.